तो आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाली नंदनी से। नंदनी जो कि अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बिता रही थी, पर न जाने उसकी ज़िंदगी को किसकी नजर लग गई और उसकी ज़िंदगी नर्क में बदल गई, जिसका कारण थी उसके गांव की नदी में रहने वाली एक खौफनाक डायन। तो दोस्तों, लौट आए हैं एक और ऐसी भयानक कहानी के साथ जिसे बताते बताते ही शायद मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है इस कहानी से तुमको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो कि यार हर वो इंसान कर बैठता है जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानता और जाके ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, जिसे ज़िंदगी भर झेलते हैं यार। तो चलो अच्छी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है नंदनी से। नंदनी जो कि करीब 17 साल की एज की थी और जो अपनी फैमिली में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उसके मम्मी, पापा, दादी और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। नॉर्मली उनके पापा जो खेती वेती का काम करके ही मतलब अपना घर चलता था और काफ़ी बड़े पैमाने पे उनके यहाँ खेती होती थी, ठीक है। गाँव में अच्छा बड़ा खेत था तो वहाँ पे उनकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पे होती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। नंदिनी उसके भाई बहन मस्ती करते हुए दिन कब बीता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। टाइम आ गया था गर्मी का टाइम, मतलब मार्च का महीना आ गया था। बहुत ही मस्ती करते हुए वो दिन भी काटते थे। एक रात की बात है कि वो दादी के साथ बैठे हुए थे, नंदिनी और उसके छोटे भाई बहन। तो उसकी जो दादी थी वो कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। बताती है, बेटा बहुत साल पहले की बात है, मतलब वो लोग भूत वाली कहानी सुनाने की बात कर रहे थे तो उन्हें भूत वाली कहानी सुनना स्टार्ट करती है। बताती है, बेटा बहुत साल पहले की बात है, इस गांव में एक देववती नाम की औरत थी। बहुत घमंडी, बहुत घमंडी थी वो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बहुत तेज स्वभाव की थी। उसके पास मतलब इतने घर इतना बड़ा था ना और पैसे इतने होते थे कि उसे बहुत घमंड सा रहता था अपने ऊपर। आखिरकार एक टाइम की बात है कि उसके आदमी जो था ना, उसका जो हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो उसके बेटे और बहू थे ना, उन्होंने धोखे से उसकी जो हस्बैंड था उसकी ज़मीन यानी कि अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम पे करवा लिया था। और जब उसकी डेथ हुई तब उन्होंने वो बात क्लियर करी कि ये ज़मीन ये घर सब हमारे नाम पे है, तो आप हमसे ज़्यादा मतलब उस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो देववती थी वो बहुत ही ईगो वाली थी। उससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना कि कोई उससे बदतमीज़ी नहीं कर सकता ज़रा सी भी। अब बात ये थी ना कि जो उसका नेचर था जिस तरीके का, तो उसकी बहू और बेटे जो थे ना, वो अब बहुत मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिए। बहुत उससे बदतमीज़ी से बात करते, कभी खाना दे रहे कभी नहीं दे रहे, कोई मतलब वो नहीं होता था। और घर उनके नाम पे था तो वो बहुत ही मतलब उसे धमकी भी देते थे कि रहना है तो अच्छे से रहो, मतलब बहुत बदतमीज़ी किया करते थे। आखिर जो उनके जो हस्बैंड ख़त्म हुए थे उसका सदमा भी था देववती को। और ये जो इन लोग बदतमीज़ी कर रहे थे ना, ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठती जा रही थी। आखिर एक दिन की बात आती है कि उसकी जो बहू और बेटे थे ना, वो उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा। और फाइनली अब एक ऐसा दिन आ गया था जब उसका घमंड और उसका जो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना, पूरे तरीके से ख़त्म सी हो रही थी। और आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन लोगों ने देखा कि वो दोपहर के टाइम पे नदी की तरफ जा रही थी। और जब वो नदी की तरफ गई है उसके बाद से वो वहाँ से वापस नहीं लौटी। तो आज भी लोग मानते हैं कि उसकी जो आत्मा है वो उसी के नदी किनारे रहती है। और जो भी दोपहर के टाइम पे अगर वहाँ पे जाते हैं अकेले के वक्त तो उन्हें पजेस्ट कर लेती है और बहुत ही ऐसा कुछ हो सकता है जो शायद कोई अंदाज़ा भी ना लगाया हो। पर इस स्टोरी को सुनाने के बाद जो दादी ने सुनाई ना, इसे नंदनी जो थी ज़रा सी भी सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि जो मतलब उसके छोटे भाई बहन है ना, वो उस उनके लिए बैठा रहे। ये सब कहानियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब मैटर नहीं करती, क्योंकि कई बार मतलब 10 बजे के टाइम पे 9 बजे के टाइम पे ही वो लोग नहाने गए हैं मतलब नदी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार अकेले भी नंदनी गई पर कुछ भी ऐसा नहीं होता था। सब नॉर्मल सी बातें थी जैसे वो इग्नोर कर देती है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उसके जस्ट 1-2 दिन की ही बात है कि उनके खेत में कुछ काम स्टार्ट हो रहा था। मतलब कटाई वटाई होती है ना जब गेहूँ पक जाता है, कटाई वटाई कुछ भी मतलब ऐसे ही काम स्टार्ट हो रहा था। मार्च का महीना, मार्च की एंडिंग आ गई थी तो आखिरकार कटाई वटाई होना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे वैसे हालांकि काफ़ी काम करने के लिए औरतें आती थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प करवाने के लिए नंदिनी भी वहाँ पे जाया करती थी खेत में, ठीक है। पापा के साथ थोड़ा बहुत मदद करवाने देखने के लिए। तो आखिरकार ये अपनी छोटी बहन के साथ नंदिनी खेत में गई हुई थी। ये भी काफ़ी हेल्प करवा रही थी, काम करवा रही थी और इसी के दौरान इसे काफ़ी मतलब हालत ख़राब हो जाती है इसकी भी। इसे भी दोपहर हो गई। अभी ये पापा से बोलती कि पापा मैं जा रही हूँ, घर में खाना ना खाऊंगी, फिर शाम तक आती हूँ। उसके पापा बोलते ठीक है जा तू आराम से नहा धो खा पी और फ्रेश होके जब वो होना तो आना, ठीक है।
ऐसे बोल के नंदिनी वहाँ से निकल जाती है खेत से। अब खेत से ही आते में ना वो नदी पड़ती थी जहाँ पे ये लोग नहाने जाया करते थे। पर बात ये थी कि जितने भी गांव वाले थे ना वो सुबह के टाइम पे ही नहा धो के वहाँ कपड़े वपड़े जो भी करके फ्री हो जाते थे। ये लोग करीब आ रहे थे 1 बजे के टाइम पे, 12:30 1 बजे के टाइम पे। अब यार नंदिनी की हालत भी बहुत ख़राब थी, पूरा पसीना पसीना, और मार्च की मतलब एंडिंग का टाइम था, अप्रैल स्टार्ट होने वाला था। तो समझ सकते हो कि बहुत हालत ख़राब थी उसकी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, थक गई थी। उसे ख्याल आता कि यार यहीं से नहाते हुए जाती हूँ, घर में अपना खाना ना खाऊंगी, आराम से सो जाऊंगी। तो वो बोलती है अपनी छोटी बहन को, रुक 2 मिनट मैं नहा के आ रही हूँ। तो उसकी जो छोटी बहन थी उसने मना किया उसे कि दादी ने बताया था ना यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, फिर भी तू नहाने जा रही है। उसके बाद वो कहती कि अरे छोटी बच्ची है, डर गई है उस बात से, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहानियाँ हैं। उसने ये सब सोचा। नदी भी मतलब कुछ गहरी वहरी नहीं थी, कमर तक का पानी होता था, आराम से बैठे नहा लिए, कोई डूबने उबने का डर नहीं। तो उससे बिल्कुल भी दहशत नहीं थी, बिल्कुल क्लियर पानी होता था। आखिरकार वो नदी में गई, नहाते करीब उसे 2 मिनट 3 मिनट हुआ। बहुत ही ठंडा पानी, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसी दौरान जब वो ठंडे पानी में नहा रही थी ना, तो उसे अचानक से एहसास होता है कि वो पानी अचानक से गर्म सा होने लगा है। इतना ठंडा पानी अचानक से गर्म हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसकी जो पीठ की जो हड्डी होती ना, रीढ़ की, उसमें ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने 10 से 20 सुइयां दोनों तरफ से ऐसे चुभो दी हो। 1 सेकंड के लिए इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ ना उसके, कि उसकी आंख बंद हो गई और करीब उसकी चीख निकलने ही वाली थी, इतना ज़्यादा पेन हुआ 1 सेकंड के लिए। पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसे जो मतलब पेन हुआ ना, वो 1 सेकंड में ही ठीक हो गया। तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसने छोड़ा, हटाओ ना, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा पेन रहा होगा। उसके बाद वो अपना बाहर निकली। बाहर निकली तो उसकी बहन क्या नोटिस करती है, वो हल्का सा झुक के चल रही थी। जो नंदिनी थी वो हल्का सा ऐसे मतलब बैंड सा हो गई थी। तो बोली कि दीदी क्या हो गया, कुछ दिक्कत हो गई क्या, ऐसे झुक के काहे चल रही है। तो वो बोलती है नंदिनी कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। आखिरकार चलते हुए मतलब उनका घर करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पे था। तो वो लोग घर पहुंचते हैं और बात करते हुए ऐसे जा रहे थे, बोलते बताते। तो उसकी जो छोटी बहन थी ना, वो नंदिनी की तरफ देख नहीं रही थी। जब वो घर पहुंचे ना, तो घर के रास्ते में काफ़ी लोग उसे नंदिनी को बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया था, मतलब नंदिनी को, उसकी छोटी बहन को कुछ समझ में नहीं आया था कि लोग उसे घूर क्यों रहे हैं। पर जब वो घर पहुंची ना, तो छोटी बहन ने उसे जो देखा, ठीक है, उसे जब, तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि नंदिनी लिटरली ऐसे झुक के चल रही थी, जैसे वो बूढ़ी औरत होती है जिनके पीठ पे कोबड़ निकल आती है, वो ऐसे झुक के चलती हैं। वो उस टाइप का झुक के चल रही थी जैसे उसने अपने पीछे कोई बोरी लाद रखी हो। तो छोटी बहन जो थी नन्ही से पूछती है कि दीदी ऐसे क्यों चल रही है, ठीक तो है तेरी कमर अमर, तबीयत तो तेरी ठीक है, ऐसे क्यों चल रही है झुक के। तो उसने बोला कि कैसे चल रही हूँ। नंदिनी को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। उसे मतलब वो झुक के चल रही थी, बट उसे कुछ फील नहीं हो रहा था कि मतलब कुछ पीठ पे कुछ भारी सा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वो झुक के चल रही थी। ऐसे करते करते उसे लगा कि काम हम करवा के आई है, तो शायद उसकी वजह से उसे पेन स्टार्ट हो गया होगा थोड़ा बहुत, मतलब कमर अमर में हो जाती है ना दिक्कत, खेत वेत में अगर काम करवाओ कभी कभी कुछ ऐसे लाद दो पीछे तो दिक्कत हो जाती है। उसे लगा शायद ऐसे बेसिक सी प्रॉब्लम होगी, तो वो उसे इग्नोर कर देती है। उस दिन की बात करूँ तो रात में इन्होंने खाना आना खाया, उसकी कमर अभी भी झुकी हुई थी। मम्मी मम्मी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत दिक्कत हो गई क्या। तो बोलती नहीं, कुछ दर्द दर्द नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो गई होगी, काम हम करवाई हूँ तो सही हो जाएगा। वो इग्नोर कर देती है। अब जब इस तरीके से उसने घर में बताया ना, तो उसके घर वालों ने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दी। उन्होंने भी कहा हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। पर यार उन्होंने जितनी बड़ी गलती की ना, इसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना था। इसके बाद से उसकी हालत दूसरे दिन जब उठी तो वो भी ठीक नहीं हुई। वो कमर उसकी वैसी ही थी, वो झुक के ही चल रही थी। अब यार बात आई कि दूसरे दिन क्या होता ना, कि सुबह सुबह उसकी मम्मी ना डेली पूजा करती है, अगर अगरबत्ती जलाती है, आरती करती है, डेली का उसका रूटीन है उसकी मम्मी का। तो यार उसकी मम्मी ऐसे ही मतलब आरती आरती करके उसके पास आती कि टीका लगा दूँ और इसको थोड़ी सी आरती दे दूँ ऐसे। पर जैसे ही वो पास आई ना, और उसने टीका लगाने की ट्राई की, कि इतने में ही जैसे ही टीका उसके माथे के पास पहुंचा ही था ना, कि फिर से उससे वही भयानक दर्द हुआ उसके पीठ में, जैसे किसी ने 20-30 सुइयां चुभोई हों। इतना तेज पेन था कि उसकी चीख निकल गई। वो दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, और टीका उसके माथे पे लगा भी नहीं पाई उसकी मम्मी। पर वो पेन इतना ज़्यादा था ना कि वो लिटरली गिर गई वहाँ पे और तड़पने लगी ज़मीन पे। उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है यार, अभी तो सब कुछ सही था।
उसे जैसे तैसे करके, उसका दर्द इतना ज़्यादा था ना कि करीब 2 से 5 मिनट उसको दर्द हुआ होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी हालत नॉर्मल होने लगी। पर उसके घर वालों ने अब उसे ज़रा सा भी इग्नोर नहीं किया। उसे फटाक से मतलब बैठाया गाड़ी पे और उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने पहले तो एक्सरे करवाने को कहा। तो एक्सरे जब करवाए ना और डॉक्टर के पास गए तो उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने सभी के पैर जमा के रख दिए थे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी और उन्हें बताया कि ये जो तुम्हारी बेटी को दिक्कत है ना, ये कोई रोग या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म से किसी की अगर ये दिक्कत हो जाती है ना रीढ़ की हड्डी में, तब ये उसकी हालत ऐसी हो सकती है। इसे कोई बीमारी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी हड्डी ही ऐसी है रीढ़ की। तो यार ये सब सुनने के बाद सबके मतलब कान सन्न से हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार 17 साल की लड़की जिसका सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऐसी हालत हो गई यार। और किसी को समझ में नहीं आता कि यार 1-2 दिन के अंदर ही मतलब सब कुछ ऐसा बर्बाद सा हो गया। बेचारी की मतलब 17 साल की एज हो रही थी, 1 से 2 साल के अंदर उसकी शादी भी होने वाली थी। शादी आदि की बात भी चल रही थी, ठीक है, कि 2 साल के अंदर उसकी शादी भी करवा देती। पर अचानक से उसकी ज़िंदगी मानो तबाह सी होने वाली थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि यार अचानक से ये सब क्या होना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर ने फिर भी कहा कि इसका इलाज यहाँ तो नहीं हो सकता, बट तुम अगर चाहो तो बाहर के लिए रिकमेंड करता है कि यहाँ पे तुम ले जाओगे तो यहाँ पे इसका शायद ठीक हो सकता है। उसके घर वाले निराश होके उस अस्पताल से नंदिनी को लेकर वापस आ रहे थे। दिन था वो हनुमान जयंती का और चारों तरफ मतलब हनुमान जी के गाने बज रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, हलवा पूड़ी बट रही है। पर उस दिन भी मतलब उसके बहुत सैड था, क्योंकि यार उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि यार अचानक से ये सब क्या होने लगा। घर पहुंचे, नंदिनी थोड़ा बेड पे बैठ के आराम कर रही थी कि इसी दौरान जो उसका छोटा भाई था ना, वो हनुमान जी का प्रसाद लेके आता है कि वहाँ पे हलवा पूड़ी बट रहा था तो प्रसाद लेके आता है। तो वो प्रसाद जैसे ही वो उसके हाथ में देता है ना नंदिनी के, वो उसने बस छुआ ही था वो प्रसाद कि अचानक से वो प्रसाद उसके हाथ से ऐसे लगा कि जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ा से झटकार दिया ऐसे। और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ आई, दूर कर, दूर कर मेरे पास से इसे, दोबारा मेरे हाथ में मत रखना इसे, चला जा यहाँ से, दूर हट। इस तरीके से एक भयानक सी आवाज़ आई नंदिनी के अंदर से। यार वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, किसी को अपनी आंख पे विश्वास नहीं हुआ था कि नंदिनी ने अपने होंठ हिलाए तक नहीं थे। पर यह आवाज़ आई तो आई कहाँ से? बहुत वियर्ड चीज़ थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे उसके रिएक्शन थे ना, उन्होंने पता है फिर भी उसे वो प्रसाद खिलाने की ट्राई की। और वहाँ पे इतना हॉरर मतलब वो बन गया ना माहौल, क्योंकि वहाँ पे अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ये कोई बीमारी या फिर किसी उस चीज़ का शिकार नहीं हुई है, ये किसी बला प्रेत या फिर किसी डायन के चक्कर से पड़ गई है। तो आखिरकार उनके गांव में ही ना एक चौकी लगा करती थी रात के वक्त में, जहाँ पे एक दादाजी थे। उनके अंदर लोग मानते हैं कि सन्यासी बाबा आते थे, और वहाँ पे वो जितने भी लोग कुछ बीमारी होती थी या भूत भलाई की झंझट होती थी ना, तो वो मतलब बहुत जल्दी उसे ठीक कर देते थे। रात को वो चौकी लगनी थी, नंदिनी को लेके वो लोग उसके उनके पास जाते हैं, वो दादाजी के पास। वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए थे जिन्हें ऐसी कुछ भी दिक्कत थी, कोई बहुत बीमार है, कोई भूत भलाई की झंझट में फंसा है, बैठे थे नंदिनी को लेके भी। नंदिनी की हालत तब भी ऐसी थी, वो झुकी हुई थी, ठीक है। पर इसी दौरान ना, जैसे ही वो उसके सामने आती है नंदिनी, तो वो जो बाबा थे वो नंदिनी की ऊपर साइड मतलब फेस के ऊपर साइड बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, और नीचे को ऐसे सिर करके क्या बोलते हैं उसकी मम्मी को, नंदिनी की, क्या बोला डॉक्टर ने, कभी ठीक नहीं होगी, लाइलाज बीमारी है ना, यही कहा ना डॉक्टर ने। उसकी मम्मी सुन के शॉक कि उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था अभी उन्हें। आखिर उन्हें पता कैसे कि डॉक्टर को दिखा के आए हैं और किस ऐसी प्रॉब्लम है कि बीमारी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो उसे बैठाया, ठीक है, नंदिनी को, और वो बाबा जी ऐसे बोल रहे थे कि तेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है तू कितनी बड़ी बलाए के चक्कर में फंस चुकी है। नंदिनी को ऐसा बोल रहे थे। तो कुछ मंत्र तंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ मतलब भाषा मसन थी, उसके सिर पे ऐसे झटके से मार देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो वो जो नंदिनी थी ना, उससे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से जो शांत बैठी नंदिनी थी वो अचानक से तड़पने स्टार्ट कर देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शरीर में करंट दौड़ रहा हो और उसकी पूरी हड्डियाँ पीट की टूट रही हों। उसे ऐसा पेन महसूस हो रहा था। सब लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि यार इस लड़की को हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर थोड़ी देर जब उसे तकलीफ झेलनी पड़ी ना,
तो मतलब वो उठ के भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से, पर उसके जो मम्मी पापा लोग थे उन्होंने उसे पकड़ रखा था कि ताकि वहाँ से जा ना पाए। उसके बाद काफ़ी उसकी पूजा वूजा के बाद मतलब झाड़ फूँक की गई। इसके बाद एंड में जो उसे पता चला ना उनकी मम्मी लोग को और उनके पापा लोग को, वो रोंगटे खड़े करने वाला था। जो बाबा जी थे उन्होंने बताया कि तेरी बेटी की पीठ में ना कोई बीमारी नहीं थी। जब वो नदी गई थी ना तेरी बेटी उस दिन नहाने के लिए दोपहर में, तो उसके ऊपर एक डायन सवार हो गई थी। उसकी पीठ में एक डायन चढ़ के बैठ गई थी जो कि उतरने का नाम नहीं ले रही थी। उसे तेरी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पीठ में बैठ गई थी और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और अगर तू ज़्यादा देर करता ना तो शायद ये तेरी जो बीमारी तेरी बेटी को हो गई थी ना पीठ में, ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाती। तुम लोग ठीक टाइम पे मेरे पास आ गए थे। तो उसे मतलब काफ़ी पूजा वूजा के बाद एक डोरा देते हैं बांधने के लिए हाथ में, और बोलते हैं कि ये डोरा जो है किसी भी हालत में खुलना नहीं चाहिए। कितने भी साल हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, ये डोरा कभी तेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, उसे समझाते हैं। आखिरकार जैसे ही नंदिनी उठी है ना उस जगह से, लिटरली वहाँ पे एक चमत्कार देखने को मिला उन्हें। जो नंदिनी अभी तक पूरी तरह से झुकी हुई थी ना, वो एकदम से सीधी खड़ी हो गई थी। उसे ऐसी हालत में देख के ना उसकी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जितने भी मतलब उन्हें प्रॉब्लम थी सब क्लियर हो चुकी है। पर यार इसके बाद भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली थी, उल्टा और बढ़ने वाली थी। अब आखिरकार नंदनी और उसके घर वाले जब घर लौटे ना, तो बात ये थी कि नंदनी और उसके छोटे भाई बहन एक कमरे में सोते थे और उसके मम्मी पापा एक कमरे में सोते थे और दादी भी वहीं पे सोती थी। तो इनका ऐसा ही था। तो जब रात में उसका भाई खेल के आया ना, तो यार उसकी नज़र जो थी वो नंदनी को उस डोरे पे पड़ी जो उसके हाथ में बंधा था। यार पता नहीं क्यों उसे क्या भा गया मतलब उस डोरे में। अक्सर होती ऐसे थे कि जो भी चीज़ वो पहनी नहीं होती थी ना, तो उसका भाई मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में निकाल के अपने हाथ हाथ में पहन लेता था, ठीक है। तो यार उसे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या है, डोरा और उससे जो बंधा है वो किस वजह से है। वो उसे अच्छा लगा तो उसके सोते में जैसे तैसे खोल के ना वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है। उसके बाद यार जिसका डर था वही हुआ। सुबह जब नंदनी उठी ना, तो उसकी मम्मी लोग जैसे उस कमरे में आई और नंदनी को उठाई, तो नंदनी जब उठ के खड़ी हुई ना, उसे देख के उसकी मम्मी लोग फिर से हैरान हो गई। क्योंकि नंदनी जो कि ठीक हो चुकी थी ना, फिर से सुबह वैसे ही झुक के खड़ी थी जैसे कि मतलब पहले थी। अब यार उन लोगों का दिमाग ख़राब कि इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये सब हुआ तो हुआ कैसे। जब उसकी नज़र उसकी मम्मी की उसके हाथ पे पड़ी ना, तो उसकी मम्मी का गुस्से से मतलब बहुत बुरा हाल है कि तूने उतारा क्यों। तब नंदिनी बताया कि मैंने इसे नहीं उतारा, रात को पता नहीं कैसे गायब हो गया, और वो डोरा उसके भाई के हाथ में था। उसके भाई को बहुत मार पड़ी, बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर से उन्हीं बाबा जी के पास उन्हें जाना पड़ा, और तब तक यार बहुत देर हो चुकी थी। नन्नी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था इस बार। पहले तो उसे कुछ भी पेन नहीं हुआ था, पर इस बार उस नन्नी को बहुत ही पेन झेलना पड़ रहा था। बहुत दिक्कत हो रही थी नन्नी को। उसके बाद दोबारा उस बाबा ने झाड़ फूँक स्टार्ट करी, सब कुछ पूजा तंत्र विद्या जो भी थी उनकी फिर से करी। पर उसके बाद वो नन्नी की हालत ठीक तो हो गई, पर उसे काफ़ी महीनों तक मशक्क़त करनी पड़ी और बहुत पेन महसूस होता था यार। उसे बहुत चीखती थी रात रात को, जब उठती थी ना ऐसे झटके से, तो बहुत उसे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद काफ़ी इलाज भी चला और जैसे तैसे करके कुछ महीनों में उसकी हालत नॉर्मल हो गई। तो यार ये आप बीती थी नन्नी की। तो आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ऐसी मोर वीडियोस डेली आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।